किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से उठा कर लाते हैं और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर उसको रखते हैं, ठीक है, लोकेट करते हैं, तो उसमें जितना वर्क करना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी एक चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें जो हम बोलते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कि पहले पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर आए, फिर इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर आए, तो ए और बी के बीच में जितना वर्क डन करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की ही ऐसा यूनिट जो है वो वोल्ट्स होती है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लास्ट क्लास का आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ क्या था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये कितना था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, हमने ये देखा था। अच्छा, उसके अलावा हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ड्यू टू अ डाइपोल हमने 3 केसेस देखे थे। तो पहला केस था एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल वो क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये आया था। ये था एक्सियल वाला, ये एक्सियल के केस में था। फिर इक्वेटोरियल के केस में कितना आया था, ये इक्वेटोरियल के केस में इसकी वैल्यू आई थी 0, ठीक है। और फिर हमने निकाला था जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर V की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और फिर मुझे ये दिखाई दे गया था कि यहाँ पर P cos थीटा है, तो मैंने ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई करके फिर मैंने इसको ये कर दिया था कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर बन गया PR cos थीटा, तो ये हो गया P वेक्टर डॉट R वेक्टर और अपॉन R क्यूब, ठीक। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, इतना हमने करा था, ये फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे। उसके बाद आगे चलते हैं, जितने आपको नोट्स अभी भेजे हैं मैंने पेज नंबर टोटल 11 तक भेजा है ना आपको, ठीक है, हाँ 11 तक भेजा है, ठीक है। उसमें लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसके कैसे बनते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में करा था उसमें ये था कि जब भी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमको कोई भी चार्ज दे रखा है तो उस चार्ज को सिर्फ चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर मान लीजिए +5 कूलम दे रखा है तो +5 कूलम लेंगे, -5 दे रखा है तो -5 लेंगे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही कॉन्सेप्ट। शायद आपको याद होगा कि डेरिवेशन में जो हमने इंटीग्रेशन करा था, इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन की वजह से वो नेगेटिव बन जाता है, मतलब उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। तो लिया यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ही जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब देखिएगा जरा टॉपिक्स अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना फर्स्ट चैप्टर से, तो लगभग सेम ही है। आप ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वहाँ उठाकर देखेंगे तो वहाँ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए करा था और फिर n पॉइंट चार्जेस के लिए कर लिया था, वही चीज़ है यहाँ पर। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए इसमें क्या है, पेज नंबर 7 पर है, इसमें है सपोज n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 टिल Qn लाई एट डिस्टेंसेस R1, R2, R3 टिल Rn। नोट्स मिल गए थे सबको, भेज दिए थे दोपहर में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा
यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और हमने ये कहा कि यहाँ स्पेस में हमारे पास चार्जेस हैं बहुत सारे। चार्जेस बहुत सारे कितने, हमने कहा n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। अब n नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं, पहले चार्ज को हमने बोल दिया Q1 स्पेस में कहीं पर लोकेटेड है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि Q2 ये भी स्पेस में कहीं पर लोकेटेड है। इसके बाद हमने कहा Q3 ये भी कहीं पर लोकेटेड है और फिर हमने बोला Qn। तो अब हमने ये कहा कि हम एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P, कोई एक पॉइंट P ले लिया। उस पॉइंट P पर हम इन अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल टोटल निकालना चाहते हैं। तो क्या करना है, पहले P से Q1 तक का डिस्टेंस देख लीजिए। तो P से Q1 तक का डिस्टेंस हमने मान लिया R1। P से Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R2। P से Q3 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R3 और P से Qn तक का जो डिस्टेंस है दैट इज Rn। और यहाँ बीच में ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए कि इसके बीच में n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। तो अब ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ जो वहाँ पर करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो और बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फाइनली सबको ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लगेंगे आपको इस चैप्टर में पोटेंशियल तक, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर करके पढ़ सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज at point P due to charge Q1 is V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1। बस यही तो होता है इसमें, Q upon R due to a point charge। अच्छा, इसी तरीके से V2 कितना हो जाएगा, मतलब पॉइंट P पर चार्ज Q की वजह से ये कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2। Similarly V3 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3, ठीक है। और इसी तरीके से nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn Qn upon Rn, ये हो गया। अब देखिएगा कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, तो हम जानते हैं कि वो उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, मतलब सबको इंडिविजुअली निकाला फिर सबको ऐड कर डाला। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 टिल Vn। तो ये सारे के सारे जो पोटेंशियल्स हैं इनको सबको हमने ऐड कर दिया। अब सब में मुझे दिखाई दे रहा है, जब मैं सबको ऐड करूंगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा Q1 अपॉन R1। जी हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ विवेक भैया से बात करते हुए, हाँ जी। अच्छा, आप या तो मेरे पास 6:30 बजे आ जाओ, है ना। हाँ 6:30 पर आ सकते हो, 6:30 पर आ जाओ। एड्रेस मैंने व्हाट्सएप कर ही दिया था उनको, ठीक है ना। आप 6:30 पर आ जाओ, ठीक है। लेट मत करना क्योंकि 7 बजे से मेरी क्लास होती है, ठीक है। चलो, अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn, ये हो गया। अब देखिएगा, तो अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय जब मुझे दिखाई दे रहा है कि इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इंडिविजुअल चार्जेस यानी कि डिस्क्रीट चार्जेस हैं, ऐसे चार्जेस नहीं है कि फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज। मतलब ये है कि कोई भी एरिया, अगर हम कहते हैं ना कि कोई भी एरिया चार्ज से भरा हुआ है तब उसको बोल देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, ये। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए एक समेशन का साइन लगा देते हैं,
सिग्मा जिसको बोलते हैं 1/4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल M, और फिर क्या दिखाई दे रहा है कि ये सबसे पहले वैल्यू है 1, फिर 2, फिर 3, फिर m, ऐसे ही r में भी सबसे पहले वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर m, तो इसको लिख दो QI अपॉन RI। इसका मतलब ही ये है कि पहले I की वैल्यू 1 डालेंगे तो Q1 अपॉन R1, समेशन का मतलब है एडिशन, अगला है फिर प्लस आ जाएगा, फिर Q2 अपॉन R2, फिर प्लस आ जाएगा Q3 अपॉन R3। ये डिस्क्रीट के लिए है, तो इंटीग्रेट कर दें, कंटिन्यूअस जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब है पेज नंबर 7 पर ही हम सबसे नीचे हैं। इफ R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड Rn वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द एंड पॉइंट चार्जेस। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये जो हमने R1, R2, R3, Rn लिया है ना, ये तो मैंने डिस्टेंस लिया है। अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि Q1 का डिस्टेंस ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के कंपेयर उसमें निकाला जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है, तो पॉइंट P के रिस्पेक्ट में नहीं। तो यहाँ पर तो पॉइंट चार्जेस के केस में तो सिंपल डिस्टेंस था। हमने कहा कि अगर वो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तब क्या करेंगे, तब ये हो जाएगा कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to M, QI को रिमेन QI, और RI क्या बन जाएगा, RI को आप बोल देंगे R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, और इसका मॉड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। हमने ये कहा कि कोई भी n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सीधा याद रख सकते हो कि अगर डिस्टेंस वेक्टर के फॉर्म में ना देकर अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है तो आप ऐसा लिख सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। लेकिन है क्या, ये कैसे आया वो देखिएगा। जैसे हमने ये सारे के सारे चार्जेस हैं, इन सारे के सारे चार्जेस को मैंने स्पेस में लोकेट कर दिया था, ठीक। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनका डिस्टेंस क्या वो नहीं देखा हमने ये देखा जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उससे कितना डिस्टेंस है, बस वो मेजर करा। तो होगा क्या, मान लीजिए अब यहाँ पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, इधर है Q3, और फिर डॉट 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 लगाकर इधर है एक चार्ज Qn, ये हो गया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने इसको ज्वाइन कर दिया, आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन करा तो ये वाला वेक्टर जो है ये मेरे पास आ गया R1 वेक्टर, ये आ गया R2 वेक्टर, ये आ गया R3 वेक्टर, ये आ गया Rn वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, मेरे को तो ना पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही जैसे पहले करा, तो पॉइंट P ले लो कहीं पर भी। हमने बोला पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर है, तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, दैट्स इट। तो जो पॉइंट P है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, R वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, मैं तो अपना इसी जगह पर अड़ा हुआ हूँ, क्या ये जो चार्ज है, चार्ज से पॉइंट P तक का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, आप P से Q1 को ज्वाइन करो, P से Q1 को ज्वाइन करो। तो जब P से आप Q1 को ज्वाइन करोगे, जब भी पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला जाता है, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, ओरिजिन से बाहर जाता होगा। तो ये R1 वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब भी कभी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ OA वेक्टर, तो OA वेक्टर का मतलब क्या है कि आप O से A की तरफ जा रहे हैं, समझ गए। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स A। तो ये R1 वेक्टर ऐसे हो गया, ये R वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद हो तो उसमें हम क्या किया करते थे, उसमें ये करते थे कि भाई आपको क्या करना है, आपको अब निकालना है ये वाला वेक्टर, ये वाला मतलब P से Q तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो जब P से Q1 तक का आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उस वेक्टर को मैं PQ1 वेक्टर बोल देता हूँ। चलो, उन्होंने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जैसे मान लीजिए PQ1 वेक्टर है, हमने इसको PQ1 वेक्टर बोल दिया, PQ1 वेक्टर,
ठीक है। तो ये वाला वेक्टर निकलेगा किस तरीके से, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का ट्रायंगल लॉ बनाकर दिखा देता हूँ पर याद ना हो। जैसे ये हमारे पास हो गया क्या बोले इसको, ऐसे कर देते हैं, ये हो गया ए वेक्टर, या नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मैंने कहा कि हम ए से बी तक जा रहे हैं और फिर ना हम बी से सी तक जा रहे हैं, हम ए से बी सॉरी हम ए से बी तक गए और फिर बी से सी तक गए, तो इसको क्या लिखते हैं हम, और इधर हम कहाँ जा रहे हैं, ए से सी तक। तो फाइनल डेस्टिनेशन मुझे ये नज़र आ रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन सी है, तो इसका मतलब क्या है कि ए से सी तक जाना या फिर ए से बी तक जाना प्लस बी से सी तक जाना, मतलब आपको फाइनली सी तक पहुंचने के दो रास्ते नज़र आते हैं। एक रास्ता क्या है, ए सी वेक्टर, और एक रास्ता क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब इसी तरीके से आपको पी से Q1 तक जाने के एक रास्ता तो ये नज़र आता है, पी Q1 वेक्टर तो सीधा है, लेकिन दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। पी से Q तक जाने का दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो दूसरा रास्ता भाई मैं ये कह सकता हूँ कि मैं PO वेक्टर बना दूँ और OQ1 वेक्टर बना दूँ। ठीक है, तो PO वेक्टर ज़बरदस्ती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव कर दो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस का आर वेक्टर। तो अब ये पी से ओ तक हो गई इसकी डायरेक्शन, आपने माइनस लगा दिया ना, इसकी डायरेक्शन बदल दिया आपने, और फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो गया प्लस का R1 वेक्टर। तो अब क्या है कि भाई हमारी कैलकुलेट हमारे उसके हिसाब से तो ये उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं, हमने मैग्नीट्यूड इसीलिए निकाला है, हमने मैग्नीट्यूड इसीलिए निकाला है कि यहाँ से आ रहा है आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, मतलब अगर मैं आई की वैल्यू 1 लूँगा तो आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर आ रहा है, हमारा आ रहा है R1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर। कोई बात नहीं भाई, आप अल्टीमेटली क्या ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्टीमेटली आप उसका डिस्टेंस लेंगे बस डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चाहे ऐसे लिखो चाहे उसको पलट कर लिखो, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। समझ गए? तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि मतलब ये ऐसे इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी चार्ज लोकेटेड है। उसके बाद आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, फिर आपने सबको ज्वाइन कर दिया और सीधा सीधा डिस्टेंस निकाला। यहाँ पर ये है कि अगर आपको R1 R2 R3 ये अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि जो पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं, वहाँ पर उसके आप पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर मान लो, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ऐसे आपको करना है डिनोमिनेटर। फिर अलग अलग बच्चे का करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया बस। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 2 - 3 करोगे तो भी 1 ही आएगा, मैग्नीट्यूड लगा दिया ना, और 3 - 2 करोगे तो भी 1 ही आएगा। क्लियर है? नहीं कहाँ के बताओ, अच्छा ये नहीं आसान, दोबारा हाँ उसका R1 वेक्टर है। अब मैं निकालना चाहता हूँ ये PQ1, इसी तरीके से फिर मैं निकालूंगा PQ2, इसी तरीके से फिर PQ3, क्योंकि मुझे बेसिकली P से Q1 को, P से Q2 को, P से Q3 को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? और ये समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में बताता हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ। देखिए ट्रायंगल लॉ में ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा होता है, देखो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ये बिठा दूँगा नीचे से, यहीं पर समझा देता हूँ, याद आ जाएगा। आपने दो लॉ करे थे, एक करा था पैरेललोग्राम लॉ और एक करा था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है। ये वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए ए वेक्टर, ये वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए बी वेक्टर। आपने इस बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, जिसको हम आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलते थे। ठीक है, एक तो ये तरीका, लंबा तरीका है, पूरा डायग्राम को ना ये गुचड़ मुचड़ कर देगा, है ना, तो एक बकवास मेथड है। ठीक, अब इसका शॉर्टकट तरीका देखो। शॉर्टकट तरीका ये है, एक होता है ट्रायंगल लॉ, जिसको हम हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं। तो उसमें आपने क्या करा कि ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर दे रखा था, दूसरा दे रखा था बी वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है ना,
तो इसको पैरेलली ऐसे या ऐसे कितना भी ले जाओ, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, कितना भी ले जाओ, बस ऐसे घुमा मत देना, उसको रोटेशनल इफेक्ट मत दे देना, उसका एंगल चेंज मत कर देना, नहीं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर को आप आगे ले जा सकते हैं, वेक्टर को पीछे ले जा सकते हैं, दाएं बाएं सब जगह ले जा सकते हैं। तो हमने वेक्टर की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करा। ये जो बी वेक्टर था इसको खिसका दिया, शिफ्ट करके इसको ए के हेड से ज्वाइन कर दिया, इसको ए के हेड से ज्वाइन कर दिया ऐसे बी वेक्टर को। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, मैंने कहा कि ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, तो बी का हेड भी ए के टेल से जोड़ दो और काम करो। ये आपका आर वेक्टर आ गया। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देता है, अब इस शॉर्टकट से एक और शॉर्टकट निकल के आया, समझ में आ गया। रिजल्टेंट इसका भी देखो यही था और इसका भी यही था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर के टर्म्स में होता है एडिशन, रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, याद रखिएगा। अब देखिएगा कि जब ये मेरे पास आ गया तो यहाँ से क्या दिख रहा है, अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का एक सीधा रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है दिस प्लस दिस। तो इसको हम इसीलिए क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को तो P से Q1 तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो PQ1 चाहिए मेरे को, तो P से Q1 तक जाने का डिस्टेंस शॉर्टकट तरीका क्या है, PQ1, ये सीधा। और दूसरा तरीका, काश इसका एरो मुड़ा हुआ होता तो मैं ये कहता कि दिस प्लस दिस, एरो मुड़ा हुआ नहीं है, मोड़ दो। मोड़ने में क्या करना है, बस नेगेटिव लगाना है, तो नेगेटिव लगा दिया, माइनस आर वेक्टर और प्लस आर वेक्टर, बस इतना है। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन में बस सीधा सीधा ये तरीका याद रखना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का आपके पास रास्ता कौन सा है। ठीक है, एक तो आपको सीधा रास्ता मिलेगा और एक मिलेगा घुमावदार रास्ता। घुमावदार रास्ते में जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं सबको ऐड कर देना। ठीक है, और अगर आपके कोई रास्ते में अगर कोई पत्थर लगा दे, यानी कि अगर डायरेक्शन उल्टी मिल जाए, नेगेटिव लगा तो डायरेक्शन पलट गई, ये करना। ठीक है ना, तो ये रास्ते का कांटा था, इसको पलट दिया हमने, नेगेटिव लगा दिया, माइनस लगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसी वजह से इन्होंने जो इसका फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला ये बनाया। और कोई इसकी जो है ज़्यादा डिटेल में आपसे ये चीज़ पूछी नहीं जाती कि आप इसको वेक्टोरिकली एक्सप्लेन करके दिखाइए, क्योंकि वो वेक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन वो 11th में ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ डिटेल में आपसे नहीं पूछी जाती। समझ गए ना ये हमने क्यों लिखा है, किस तरह से लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद 3 पॉइंट्स हमने अलग अलग दे रखे हैं। पहला है, if r vector is the position vector of point P, then the electric potential at point P due to the continuous charge distribution can be written as, ये वही चीज़ है। अब मैं continuous charge distribution वाला देख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने यही फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद हम मामूली से छोटे छोटे चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस आसान है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में पोटेंशियल ही लिख रहा हूँ, ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक चार्ज है, उसके बाद यहाँ पर चार्ज है। अच्छा, बीच के रास्ते में क्या है, बीच के पोर्शन में क्या है, मैंने कहा खाली है। डिस्क्रीट पॉइंट्स यही होते हैं। अब मैंने कहा कि खाली नहीं है कोई भी एरिया। अब यहाँ पर टक 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 लाइन से चार्ज ही चार्ज है, भरे पड़े हैं चार्ज। ठीक है, ऐसे भी भरे पड़े हैं, ऐसे भी भरे पड़े हैं, चार्ज ही चार्ज है, इतने सारे चार्ज है कि पागल हो जाओगे ऐड करते करते। तो जब इतने छोटे 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 चार्जेस दे रखे हैं, उनको ऐड करने का जब नंबर आता है तो भाई फिर हम अल्टीमेटली इंटीग्रेशन की शरण में जाते हैं। ये इंटीग्रेशन, अब आप हमको बचाओ, हम इतने सारे चार्जेस को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक बार को दिमाग में आएगा, अच्छा क्या दिक्कत है, करूँगा मैं तो ऐड। ठीक है, चलिए जी, फिर क्या होता है, फिर ये हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लाइन चार्ज नहीं हूँ, मैं लाइन के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहूँगा, मैं फैलूँगा। अब चार्जेस ने फैलना शुरू करा, इधर भी हूँ मैं इधर भी हूँ। किसी पागल ने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा इसको, लगा रहा है सुबह से लेकर रात तक, मैं तो सबको ऐड करूँगा। ठीक है, फिर उसने कहा नहीं 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 चिंता मत कर, अभी मैं और हूँ, अभी मैं वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होऊंगा। तो इतना सारा चार्ज है, उसको जब ऐड करने का नंबर आएगा तो उसमें फ़ायदा ये है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए और आगे बढ़ जाइए। सही है,
तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि सिंगल 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 चार्जेस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे चार्जेस फैले हुए मिलेंगे अलॉन्ग द लाइन, उसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओवर अ सरफेस, एक सरफेस पर फैला हुआ हो तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी वॉल्यूम के अंदर भरे हुए बहुत सारे चार्ज तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ये जो इतना पोर्शन है, इसको हटाकर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन और qi अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड। अब क्या है ये जो इंडिविजुअल चार्जेस है ना, इंडिविजुअल चार्जेस में मैं समेशन की जगह यानी कि सिग्मा की जगह मैं इंटीग्रेशन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन की जगह ये समेशन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऐसा है जो सब जगह चलेगा। तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लगेगा डिस्क्रीट चार्ज इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन हर जगह चलेगा लेकिन समेशन हर जगह नहीं चलेगा। इस वजह से हम कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिएगा अब है वही कहानी जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनी थी। सबसे पहले है व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली इन अ वॉल्यूम v, यानी कि जब चार्ज पूरा का पूरा एक वॉल्यूम यानी कि एक बॉक्स के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। देन dq इज इक्वल टू रो dv वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, भाई कुछ नहीं करना है इसमें, आप ये देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ये जो चार्ज है यहाँ पर थे इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है, तो QI लिखा हुआ था। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वॉल्यूम सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी रो एक्चुअली dv, रो dv, ठीक है। इंटीग्रेशन है ना, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस दे रहे हैं, इसलिए q की जगह हमने dq और v की जगह हमने dv लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा रो dv अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, बस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आप ये देख लीजिए, अच्छा ये याद रखना कैपिटल V अगर D के साथ में कैपिटल V लगा रहा हूँ तो फिर ये वॉल्यूम की बात है, ये वाला जो कैपिटल V है दिस इज फॉर पोटेंशियल। तो हमें दो चीज़ों का याद रखना है, वॉल्यूम को भी कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को भी कैपिटल V से, स्मॉल v वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो वो स्मॉल v मतलब सिमिलरली व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर एन एरिया, जब एरिया की बात होगी तो एरिया के केस में क्या हो जाता है भाई, ये सिग्मा आ जाता है, सिग्मा हो जाता है dq ओवर ds। अच्छा एक काम और कर देते हैं, ये जो इंटीग्रेशन करा है इंटीग्रेशन के नीचे छोटा सा भी लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, फॉर्मूले वही लगेंगे सारे, ठीक है, बस ओवर वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो भी लगा दिया यहाँ पर। इसी तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r वेक्टर माइनस ri, बोलिए ये वाला। हाँ आप ये देखिएगा कि अब मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कुछ भी नहीं करना, जो ये q है ना, तो ये q है एक्चुअली मैंने qi गलत लिख दिया, मुझे dq ही लिखना चाहिए था, dq ही लिखना चाहिए था, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना तो dq लिखूंगा। तो जैसे कि dq है, इस dq की जगह ही आपने क्या लिख दिया, रो dv लिख दिया, बाकी सब कुछ है। अभी अगले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ कि ओवर सरफेस चार्जेस जो है ओवर सरफेस फैले हुए हैं। एक अच्छा रो क्यों यूज़ कर रहे हैं, रो इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ना मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमने ये बोला कि एक वॉल्यूम है यानी कि एक बॉक्स है, तो उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो वहाँ पर बेटा मैं यूज़ करूँगा रो अगेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या रेसिस्टिविटी नहीं है, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें फिजिक्स में ना, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। थर्ड चैप्टर में नहीं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस के लिए कैपिटल R।
ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो जहाँ पर भी हम चार्जेस की बात करेंगे कि चार्ज एक वॉल्यूम में भरा हुआ है, तो वहाँ पर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूज़ करूँगा। रो का फॉर्मूला होता है dq/dv। यहाँ से समझ में आ गया रो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वॉल्यूम के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल रहा हूँ अभी। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने कहा कि हो सकता है कि जो चार्ज है वो पूरा किसी सरफेस पर फैला हुआ हो। जब सरफेस की बात करेंगे तो मैं कहूँगा ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज अपॉन सरफेस। ठीक है, तो dq/ds हो गया। तो यहाँ पर वही ओरिजिनल फॉर्मूले में dq की जगह सिग्मा ds डाल दिया। क्लियर है? अब ऐसे ही हम ये कहेंगे कि एक लाइन के अक्रॉस फैला हुआ हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लाइन के केस में क्या होता है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज dq/dl। ठीक है, अब dq कितना हो जाएगा, लैम्बडा dl, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की जगह अब आ जाएगा न्यूमरेटर में लैम्बडा dl अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, इसका मॉड। यहाँ पर आपने v लगा दिया, इधर आप s लगा दो, इधर आप l लगा दो। v का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल, s का मतलब सरफेस इंटीग्रल, l का मतलब लाइन इंटीग्रल। फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, बस हम एक लाइन के अक्रॉस इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको लाइन इंटीग्रल बोल दिया और कुछ नहीं। तो हमने ये बोला कि किसी भी एक सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक वॉल्यूम भी दे रखी हो, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जिसके अंदर ये बता रहा हूँ मैं इधर से, कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ना एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर छोटे 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 बहुत सारे चार्जेस भरे पड़े हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मेरे को। ठीक है, और एक प्लेन शीट ऑफ पेपर दे रखा है, ऐसे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर भी दे रखा है, इस पर भी प्लस 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 ये सब फैले पड़े हैं। ठीक है, और एक लाइन भी पड़ी हुई है, इस लाइन के अक्रॉस भी ये सारे चार्जेस फैले हुए हैं, ये सारे चार्जेस फैले हुए हैं। आप ये बोल देते हैं कि यहाँ बताओ इस पॉइंट पी पर बताओ पोटेंशियल कितना है, तो भाई इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो तो हो जाएगा वीवी, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस की वजह से, एक सरफेस है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसको हमने ना ऐसे कर दिया बस। ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया Vs, और इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, Vl हो गया। तो अल्टीमेटली तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, और दैट इज कॉल्ड V कॉन्ट। कॉन्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस, V कॉन्ट इज इक्वल टू Vv प्लस Vs प्लस Vl, Vv प्लस Vs प्लस Vl। जी दोबारा बताऊँ, हमने ये कहा कि अभी इससे पहले हमने देखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक n चार्जेस हैं, n चार्जेस डॉट 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 पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट की तरह लोकेटेड है, जैसे छोटी छोटी बिंदियाँ लगा दी हो कहीं पर दीवार पर। ठीक है, और फिर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सबको ज्वाइन कर करके हमको पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब हमने कह दिया कि नहीं दीवार पर ना एक बॉक्स लटका हुआ है, उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो आप देखते कहेंगे अच्छा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर चार्ज भरा हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर आपने कहा कि नहीं एक ना चार्ट भी चिपका हुआ है दीवार पर, उस पर भी पूरे पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कहा अच्छा चार्ट चिपका हुआ है, तो चार्ट मतलब एरिया है, एरिया है तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने कहा कि एक टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी लाइन भी है, उस पर भी पूरे पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने कहा अच्छा लाइन चार्ज है, तो इसका निकाला पोटेंशियल Vv वो ये है, इसका निकाला वो Vs है, इसका निकाला लाइन का वो Vl है, और एक पॉइंट पे बता दिया, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलिए जी, न्यासा क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे हम पेज नंबर 9 पर हैं, नोट्स में यही चीज़ मेंशन कर रखी है कि इसके बाद आप ये देखिए बस वैल्यूज डाल देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा
तीनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 1/4 तीनों में कॉमन, तो 1/4 तो आ गया कॉमन, 1/4 तो आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इंटीग्रेशन v रो dv अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन s सिग्मा ds अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन l में क्या करेंगे लैम्बडा dl अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, बस ये करना है। अब हमने ये बोला कि अच्छा कुछ ऐसा भी हो जाए कि एक वो जो भी स्पेस का एरिया हमने दिखाया है वहाँ पर ये वॉल्यूम चार्जेस तो हैं साथ में ना, 1 2 3 4 Q1 Q3, अब ये बोल दिया गया कि नहीं कुछ ना इंडिविजुअल चार्जेस भी हैं, कुछ पॉइंट चार्जेस भी हैं, तो आप ये कहोगे ठीक है इन्हें भी ज्वाइन करो, इन्हें भी ज्वाइन करो, इनका फॉर्मूला मुझे मालूम ही है, सिग्मा वाला फॉर्मूला है इनका, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नहीं भाई इंडिविजुअल चार्जेस भी हैं, वॉल्यूम चार्ज भी है, सरफेस चार्ज भी है, लाइन चार्ज भी है, सब कुछ अगर है तो क्या करेंगे, इधर लिख रहा हूँ बस ये जो आपका v कंटिन्यूअस आया है इसमें v डिस्क्रीट भी ऐड हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v कॉन्टिन्यूअस प्लस v डिस्क्रीट। मेरी बात समझ में आ गई कि उस एरिया में जहाँ पर एक वॉल्यूम था, एक सरफेस था, एक लाइन थी, ठीक है, उसके अलावा कुछ डॉट 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 कुछ पॉइंट चार्जेस भी थे, कुछ पॉइंट चार्जेस भी थे। तो पॉइंट चार्जेस के लिए क्या करोगे, इसको भी इससे ज्वाइन, इसको भी इससे ज्वाइन, Q3 को भी ज्वाइन, Q4 को भी ज्वाइन और Q1 को भी ज्वाइन, तो क्या हो जाएगा v कॉन्ट प्लस v डिस्क्रीट। अब v कॉन्ट क्या है, ये रहा 1/4πε0 ब्रैकेट में यही वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, इसका मॉड सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, प्लस लाइन इंटीग्रल लैम्बडा dl अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद डिस्क्रीट वाला भी लिखेंगे, तो डिस्क्रीट वाला क्या होता है प्लस सिग्मा, और यहाँ ना मुझे ये नहीं पता कि n चार्जेस हैं कितने हैं, तो हम ये लिख देंगे ऑल पॉइंट चार्जेस, ऑल पॉइंट चार्जेस सिग्मा ऑल पॉइंट चार्जेस यहाँ लिख देंगे QI अपॉन R वेक्टर माइनस RI वेक्टर प्लस मॉडुलस, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है साथ साथ डिस्क्रीट भी। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी अगला टॉपिक उठाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैं निकालूंगा ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं। लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब अंदर से खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर हवा है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो कंसिडर, अब पोटेंशियल निकालना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब पोटेंशियल निकालना है।
स्फेरिकल शेल हमने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर है O, इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, और मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ किसी पॉइंट P पर। तो O से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो मैं ले रहा हूँ स्मॉल r। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक ना गॉसियन सरफेस बनाई जाती है। यहाँ गॉसियन सरफेस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई गॉसियन सरफेस का चक्कर नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा आपने देखिएगा, पहला पॉइंट है मैं ना पॉइंट P, और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ करूँगा। तो कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, कंसेप्चुअली समझना है। 3 अलग अलग पॉइंट्स होंगे। एक, when the point P lies outside the shell, जब हमारा पॉइंट P जो है वो इस शेल से यानी कि इस स्फीयर से बाहर लाई करेगा। तो पहला पॉइंट है कि when P lies outside the shell, जब पॉइंट P शेल के बाहर लाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R, जो कि इसका रेडियस है वो कैपिटल R से बड़ा होगा। देखिएगा हम ना ये चीज प्रूव करके देख चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल का, तो ऐसा डेरिवेशन ऐसा आया था, उसका डेरिवेशन आया था 1/4πε0 Q/r²। याद है 1/4πε0 Q/r²। तो इसी चीज़ के चलते हमने ये कह दिया था कि जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, जो स्फीयर है, स्फीयर का सारा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसी वजह से Q/r² आया था। नहीं समझे? हमने ये देखा था कि ये स्फीयर था, ये स्फीयर था, और स्फीयर पर बाहर की तरफ या मतलब इसके सरफेस पर पूरे पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैंने ये कहा कि भाई सेंटर से आपको जो डिस्टेंस है वो R दे रखा है, सेंटर से डिस्टेंस R दे रखा है, सेंटर का कुछ लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आपने उसका डेरिवेशन करा, गॉसियन सरफेस बनाई, डेरिवेशन करा, डेरिवेशन करके आपके पास जो रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अजीब था, 1/4πε0 Q/r²। तो आपने कहा Q/r², इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है इसका सारा चार्ज जो है वो क्या यहीं पर रखा हुआ है क्या, वो सारा चार्ज यहीं रखा हुआ है क्या? तो हमने कहा कि हाँ, रिलेशन देखकर तो ऐसे ही दिख रहा है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल का चार्ज होता तो उसके सरफेस पर ही है, बट इट इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जैसे ये कहा जाता है कि किसी भी बॉडी का जो सारा मास है वो उसके सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर लिया जाता है किसी भी डेरिवेशन के लिए, मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए, कि वो उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, होता वही है जहाँ पर है, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू, जब ये मान ही लिया गया कि पूरा का पूरा जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है उसका सारा का सारा जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो भाई चार्ज यहाँ पर है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, चार्ज यहाँ पर है, डिस्टेंस R है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है 1/4πε0 Q/r। दोबारा देखिए, ये वाला तो हमने डेरिवेशन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करके हमने ये देखा था कि एक हमारे पास स्फीयर है, खोखला स्फीयर, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था हमने जब और कितने डिस्टेंस पर, स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस पर, ये हमने कैलकुलेट करा था, है ना। अच्छा, ये R डिस्टेंस क्या था, ये R था गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस था। तो अब हमने ये कहा कि जब इसको डिराइव करा तो 1/4πε0 Q/r² आया। तो इसको देखकर हम चौंक गए। क्यों चौंके? अरे शुरुआत में जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका भी फॉर्मूला यही था। तो हमने ये कहा कि चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो चाहे पॉइंट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम आ रहा है आउटसाइड द सरफेस के लिए, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर के लिए सेम आ रहा है फॉर्मूला।
तो इसलिए ये बोला गया कि सारा का सारा चार्ज जो है वो सेंटर पर ही कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस लेंगे 1/4πε0 वो चार्ज है, ठीक है, और जितना डिस्टेंस है Q/r²। तो वो जो चार्ज है वो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, इट इज एज्यूम्ड टू बी, मतलब इट अपीयर्स टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम हमने ये चीज़ देखी तो हमने कहा कि अच्छा स्फेरिकल शेल है तो इसका सारा चार्ज तो यहाँ कंसंट्रेटेड होगा, तो इसलिए सिंपल आप पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 Q/r। ये हो गया, बताइए जी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, यानी कि अब मैं इस यहाँ पर मैंने पॉइंट P ले लिया, सरफेस पर ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर पूरे पर चार्ज तो यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अभी भी स्फीयर ही, स्फीयर का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पर। अब डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट P तक का, कैपिटल R, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, at the when point P is at the surface of the sphere, उस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, कैपिटल R। देखिए हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है कि चार्ज कहाँ पर लोकेटेड है, हमको सिर्फ ये देखना है कि किस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो चार्ज लोकेटेड कहाँ पर है, वैसे तो चार्ज फैला पड़ा है सारे में, इसके सरफेस पर फैला पड़ा है, लेकिन स्फीयर के केस में चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो चार्ज को मान लिया जाता है कि सेंटर पर रखा हुआ है, चार्ज सेंटर पर है, तो सरफेस तक का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R 1/4πε0 Q/, इतना हो गया। हम जरा अंदर चलते हैं, ये वाला ढंग से समझना। देखिएगा ये जो R है, स्मॉल r, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाली कोई चीज़ रखी है, कोई ट्रांसफार्मर रखा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिससे करंट का झटका लग सकता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है, उसके थोड़ा सा पास में है, थोड़ा सा पास में है, तो हम ये कहेंगे भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा दूर हो जाओ, झटका लग सकता है, या डायरेक्ट करंट है तो चिपक सकते हो, ठीक। हम थोड़ा सा दूर हो गए, तो अब कोई भी बोलेगा आप सेफ जोन में हो, अब सेफ जोन में हो, क्यों, क्योंकि अब आप थोड़ा सा दूर हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर और कम हो जाएगा। तो दूर जाने का मतलब क्या है, बेसिकली आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो R स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो उसका स्क्वायर तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वही काम पोटेंशियल पर भी लागू होता है। आपने कहा कि जब आप बाहर थे तो डिस्टेंस ज़्यादा था, डिस्टेंस ज़्यादा था तो भाई यहाँ पर ना पोटेंशियल बहुत कम मिलेगा मेरे को, ठीक है। आप सरफेस पर आ गए तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, तो जैसे 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 आप नज़दीक आते जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखी थी हमने कि अगर when point P lies inside the sphere, when point P lies inside the sphere, यानी कि अब जो हमारा स्मॉल r है that is less than capital R। देखिएगा अब जो हमारा स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम है, आप दूर थे पोटेंशियल कम था, नज़दीक आए और बढ़ गया, और नज़दीक आए बढ़ गया, और नज़दीक आए बढ़ गया, जैसे जैसे आप यहाँ तक आए यहाँ तक आ गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ तक आकर। हमने ये देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होता है, जीरो, ये हम डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the shell is zero, inside the spherical shell
कैसे निकाला था ये, याद है, भूल गए? इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0। हमने फाई ई कैलकुलेट करा था, क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकला था? ई इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आ गया हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है नहीं बेटा, मैं होता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और फिर जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहती है कि चार्ज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। एनक्लोज्ड तो एनक्लोज तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो क्यू की वैल्यू 0 हो गई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बताइए भाई, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो E इज इक्वल टू 0 बन गया कुल मिलाकर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन गया। एक रिलेशन मैंने आपको ना लास्ट चैप्टर में कराया था, लिखवाया था सिर्फ, और एक फॉर्मूले में, एक मतलब न्यूमेरिकल में काम आया था वो। उसमें ये था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो वैसे भी देख लो आप, ये तो मैं बहुत छोटी छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। नेगेटिव साइन क्यों है मैं बताऊंगा आपको, ये मेरे को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, इसी चैप्टर में करना है। एक्चुअली है क्या कि ये E है और जो V है, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं छोटी छोटी वैल्यू नहीं, बड़ी बड़ी वैल्यू दिखाओ, ये नहीं आता मेरे को समझ, ठीक है, तो बड़ी वैल्यू देखते हैं। बड़ी वैल्यू में हमने कह दिया चल भाई V अपॉन R हो गया। नेगेटिव साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, नेगेटिव साइन एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ है। वो नेगेटिव साइन क्या है कि मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन आएगा, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर है। तो E इज इक्वल टू V अपॉन R, समझ ही गए होंगे कैसे भाई। अगर V को R से और डिवाइड कर दो, यानी कि V के डिनोमिनेटर में एक R और ले आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कैसे भाई, पोटेंशियल कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यहाँ एक R और इंसर्ट कर दो तो Q अपॉन R स्क्वायर होते ही क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो हमने कहा कि अब तो हम छोटे छोटे चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो E की ये फॉर्मूला होता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इनसाइड द स्फेरिकल शेल, जैसे ये है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और इनसाइड द स्फेरिकल शेल E होता है 0, since E is 0 inside the shell। तो इसका मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस तो खत्म हो जाएगा ना, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब E इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बता दो, ये समझ गए कि नहीं? पता है क्यों? क्योंकि मैं इसको पोटेंशियल को, पोटेंशियल या वोल्टेज, मैं वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसका डिफरेंशियल 0 होता है? किसका डिफरेंशियल? कांस्टेंट का। याद करिए, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, इसका मतलब V कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया। अब पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, दूर था तो पोटेंशियल बहुत कम था, नजदीक आए बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, सरफेस पर आ गया। सरफेस पर आने के बाद आप जैसे ही अंदर गए, उसने और बढ़ना बंद ही कर दिया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर आप गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिल गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डी वी बाई डी आर। और डी वी बाई डी आर का मतलब क्या है कि आप आर के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशियल निकाल रहे हो, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो दैट थिंग इज कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर याद करिए आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वही तो चीज़ है, डी बाई डी आर ऑफ वी। तो जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखी रहती है वो समझ लीजिए कि वो ओरिजिनल फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में डी के साथ जो लिखा हुआ है कि आप v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब v कांस्टेंट ही रहा होगा, तभी उसका डिफरेंशियल 0 है। और कांस्टेंट कितना? वही जो सरफेस पर था। तो इसका मतलब इनसाइड द स्फेरिकल शेल v की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, बस ये होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ना मैंने इसमें कंसेप्चुअली ये समझाने वाली है, इसमें कोई लंबे चौड़े डेरिवेशंस नहीं है। आप पेज नंबर 11 पर देखिएगा, उसमें मैंने साइड में लिखा भी है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी। ठीक है, कि किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो वो 0 आएगा, दैट इज वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, सारा क्लियर है? चलिए जी, मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें भेजे हुए हैं और उसका आंसर दिया साथ में। तो पहला
पहला और दूसरा न्यूमेरिकल आपसे हो सकता है, ट्राई कर लेना, वैसे मैं सारे कर लूँगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेना। न्यूमेरिकल भी है, उसका आंसर भी है। ठीक, चलिए जी फिर।